प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि तथा देवनागरी लिपि का मानकीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्य निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली अवस्था है चित्रलिपि, दूसरी है प्रतीक लिपि, तीसरी है भाव लिपि, चौथी है ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि के भी दो भाग हैं। पहला है सिंबलिक और दूसरा है अल्फ़ाबेटिक यानी अक्षरात्मक और वर्णात्मक। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं, केवल रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थीं। पहली सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, तीसरी ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सिलों अर्थात पत्थरों पर मिले हैं। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट अर्थात भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी लिपि के ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। पहले विद्वान हंटर मानते हैं कि सिंधु लिपि में ध्वनि चिन्हों की संख्या 253 है, वहीं लैंगडन मानते हैं 228 है। कैड एवं स्मिथ मानते हैं 396 है। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी अर्थात पंजाब का यूसुफजई जिला और मानेसरा यानी पंजाब का हज़ारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। बात हम लोग खरोष्ठी लिपि कर रहे हैं और दूसरी लिपि है, पहली लिपि सिंधु लिपि हो गई, सिंधु घाटी, दूसरी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों में अभिमत। विद्वान और उनका अभिमत। पहले विद्वान हैं चीनी कोश फा वान शू लिन। इनका मानना है कि खरोष्ठी लिपि का नामकरण खरोष्ठ नामक व्यक्ति से हुआ। वहीं राजबली पांडे मानते हैं कि खर अर्थात गधे के ओष्ठ के समान खरोष्ठ लिपि का नामकरण किया गया। वहीं डॉक्टर सुनीति चटर्जी मानते हैं खरोशोथ से खरोष्ठी बना है। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण जिसमें 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव होता है। तीसरा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिला में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिला के वड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्नांकित हैं। पहला, ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्रह्म अर्थात वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फासवान शूलिन
628 ईस्वी के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो मत प्रचलित है। पहला कि यह भारतीय लिपि है, दूसरा कि यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं जो निम्नांकित है। विद्वान और उनका अभिमत। एडवर्ड थॉमस कहते हैं कि मूल आविष्कारक ब्राह्मी लिपि के द्रविड़ थे। वहीं जगत मोहन वर्मा कहते हैं कि वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। कौन? ब्राह्मी लिपि। श्री आर श्याम शास्त्री सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न मानते हैं ब्राह्मी को। डॉक्टर राजबली पांडे सिंधु घाटी लिपि से विकसित मानते हैं ब्राह्मी लिपि को। डाउसन, कनिंघम और लसन तीनों का कहना है कि आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित लिपि है ब्राह्मी लिपि। वहीं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में भी हुई, इस वर्ग में भी अनेक मत हैं। जो पहले है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया गया है। ब्राह्मी लिपि को 2 शैलियों में बांटा गया। पहली शैली है दक्षिणी और दूसरी है उत्तरी। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और अन्य लिपियों का विकास हुआ। वहीं उत्तरी शैली में गुप्त लिपि का विकास हुआ और गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि का विकास हुआ और सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से या सिद्ध मातृका लिपि से, ये याद रखेंगे आप। और इसका विकास हुआ है 9वीं सदी से। तो ब्राह्मी से उत्तरी शैली, उत्तरी से गुप्त शैली और गुप्त से कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका और इसके बाद देवनागरी लिपि। शारदा लिपि का विकास 10वीं सदी में हुआ। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया। यही लिपि कालांतर में यानी बाद में चलकर कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। सिद्ध मातृका लिपि सन 588 से 89 ईस्वी तक बोधगया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही था। आगे पढ़ते हम लोग देवनागरी लिपि पर। ब्राह्मी का उत्तरी शैली में 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि का विकास हुआ। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के विकास में अनेक मत प्रचलित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी पड़ा, नामकरण किया गया। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्ह द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी राम पड़ा।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्यम युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के शिलालेख में हुआ। तो देवनागरी का पहला प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में हुआ, जो 7 से 8वीं सदी के बीच में था। अब जानेंगे हम लोग देवनागरी लिपि की क्या विशिष्टता है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में सुधार, तो सर्वप्रथम सुधार हुआ है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1908 में, और उनके पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं, उसे बनाकर देवनागरी लिपि का सुधार आरंभ किया गया। तो 1904 तिलक के द्वारा पत्र केसरी में 1926 टाइप की छटाई से 190 टाइप का फॉन्ट तैयार किया गया, इसे तिलक फॉन्ट कहते हैं, और यहीं से देवनागरी लिपि का आरंभ हुआ। दूसरा सुधार है महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की। कितनी खड़ी? 12 खड़ी। तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका क्या हुआ? प्रयोग हुआ। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। वही डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर अंग इय ण न म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर अंग ण म न म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास दास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। श्रीनिवास दास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या कम हो जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि हेतु सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र वरदेव
की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 29 नवंबर 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करते हुए लखनऊ में लिपि सुधार समिति का गठन किया और विभिन्न राज्य में मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यूपी सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। आगे फिर इसी को पढ़ेंगे हम लोग ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और आसान होता जाए। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है तथा लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्र लिपि है एवं भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्र लिपि मानी जाती है और भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि मानी जाती है। भारत में प्रचलित सभी लिपियां मूलतः वैदिक आर्यों द्वारा प्रचलित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम प्रयोग 500 ईसा पूर्व बौद्ध कालीन युग में देखने को मिलता है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि का निम्न 2 भागों में विभाजन हो गया। पहला उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। हमारी नागरी या देवनागरी लिपि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से निम्न क्रमानुसार हुआ माना जाता है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर नागरी लिपि या शारदा लिपि। शारदा लिपि से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा व टाकिया लिपियों का प्रारंभ हुआ। नागरी लिपि का प्रयोग 8वीं से 9वीं सदी के आरंभ में होने लगा। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य से प्राचीन नागरी लिपि के नाम से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। 11वीं और 12वीं मध्य में नागरी लिपि का भी निम्न 2 शाखाओं में विभाजन हुआ। पहला पश्चिमी नागरी, दूसरा पूर्वी नागरी। देवनागरी लिपि का विकास इनमें से पश्चिमी नागरी लिपि से माना जाता है। नागरी लिपि से विकसित लिपियों का विवरण निम्नानुसार है। तो पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी में देवनागरी लिपि आती है, राजस्थानी लिपि आती है और गुजराती आती है। वहीं पूर्वी में कैथी लिपि, बांग्ला लिपि, असमिया लिपि और उड़िया लिपि आती है। पश्चिमी नागरी में देवनागरी लिपि, गुजराती लिपि, राजस्थानी लिपि। पूर्वी नागरी में कैथी लिपि, बांग्ला लिपि, असमिया और उड़िया लिपि। सुधार के संस्थागत प्रयास, सुधार के प्रशासनिक कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देवनागरी लिपि में सुधार करने का सर्वप्रथम प्रयास महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा किया गया। देवनागरी लिपि में सुधार करने का पहला प्रयास महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा किया गया। सुधार का दूसरा प्रयास 1926 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया, जिसमें 190 टाइपों का एक फोर्ट बनवाया गया।
जिसे तिलक टाइप कहा जाता है। वीर सावरकर व काला कालेलकर द्वारा अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया गया। अब पढ़ेंगे काका कालेलकर समिति 1935। देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए 1935 ईस्वी में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए 14 सुझाव स्वीकार किए गए। पहला सुझाव, लिखने में शिरोरेखा की आवश्यकता नहीं, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण क्रम में लिखा जाए। अ की 12 खड़ी अ से लेकर अह का प्रयोग किया जाए। पूर्ण अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए और 5वें वर्ग के 5वें वर्ण के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग किया जाए। अंकों का स्वरूप भारतीय हिंदी मानक वाला ही हो। रव के स्थान पर ख स्वीकार किया जाए। री फ रा के स्थान पर अ झ ण प्रयोग वर्णों का प्रयोग किया जाए। श का कश रूप प्रचलित किया जाए। ल का वर्ण का प्रयोग भी किया जाए। ज्ञ का उच्चारण ज्ञ प्रांतीय विभिन्नता के अनुसार रखा जाए। क और फ वर्णों को छोड़कर संयुक्त 6 अक्षरों के लंत व खुले रूप हों। भ ध आदि वर्णों में घुंडी का प्रयोग किया जाए। ए तथा ओ के लिए ह्रस्व मात्रा का निर्धारण किया जाए। इनके अतिरिक्त विनोबा भावे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं सुनीति कुमार चटर्जी भी अपने स्तर पर सुधार के संस्थागत प्रयास। देवनागरी लिपि में संस्थागत स्तर पर 4 संस्थाओं के प्रयास अति महत्वपूर्ण हैं। पहला है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, तिलक टाइप पर चर्चा। दूसरा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, अ की 12 खड़ी। फिर है नागरी प्रचारणी सभा काशी, सम्मेलन गोष्ठियों का आयोजन। फिर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी। सुधार के प्रशासनिक प्रयास। देवनागरी लिपि में प्रशासनिक स्तर पर किए गए प्रयासों में उत्तर प्रदेश सरकार के सराहनीय प्रयास माने जाते हैं। 31 जुलाई 1947 को नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया यूपी सरकार में। इस समिति द्वारा कुल 9 बैठकों कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर चर्चा करने के लिए 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। डॉक्टर राधाकृष्ण समिति द्वारा ही अ की 12 खड़ी के सुझाव को अस्वीकार किया गया। इम्पोर्टेंट है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1959 में एक सम्मेलन बुलाकर देवनागरी लिपि के प्रयासों को अंतिम रूप प्रदान दिया गया। इस सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए गए। तो री स्वर एवं पूर्व प्रचलित मात्राएं स्वीकार की गईं। व्यंजनों में ड, ढ एवं ल वर्ण भी स्वीकार किए गए। संयुक्ताक्षर बनाने में क, फ, र को छोड़कर शेष वर्णों के हल लगाना स्वीकार किए गए। शिरोरेखा को स्वीकार किया गया। पूर्ण विराम में के रूप में खड़ी पाई को स्वीकार किया गया। अनुनासिक व्यंजनों पंचम वर्ण के लिए अनुस्वार प्रयोग तथा स्वर की अनावश्यकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग स्वीकार किया गया। अण, भ, ध, झ, ख आदि मानक रूप स्वीकार किए गए। श्रुति मूलक य और व अस्वीकार किए गए। जैसे चाहिए, कीजिए, दीजिए, पीजिए को गलत माना गया और चाहिए, कीजिए, दीजिए, पीजिए को शुद्ध माना गया। हल हलंत विद्वान के प्रयोग हल चिन्ह के प्रयोग को सीमित किया गया। जैसे विद्वान, भगवान, तड़ित, विद्युत गलत माना गया। इसको विद्वान बिना हलंत के, भगवान बिना हलंत के, तड़ित, विद्युत
को शुद्ध माना गया। विदेशी ध्वनियों के लिए आ, क, ख, ग, ज़, फ चिन्ह स्वीकार किए गए। विशेष तथ्यात्मक जानकारी। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी लिपि के नाम से जाना जाता है। हिंदी में पंचम वर्ण अंग इ अण न म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। अरबी फारसी ध्वनियों के लिए ख, ख, ग, ज़ की नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ सर्वप्रथम राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद जो उर्दू भाषा के आपके समर्थक थे, उन्होंने किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अप्रामाणिक माना तथा उसके स्थान पर रोमन लिपि को प्राथमिकता दी। तो देखा आपने कितना कुछ चेंज है। अब मैं अपने नोट्स के माध्यम से बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स है ये, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जितना बार आप पढ़ेंगे उतना आपका याद होता जाएगा। नागरी लिपि का विकास। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वो भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्य अवस्थाएं चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि को दो भागों में बांटा गया, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। भारत की सारी लिपि अक्षरात्मक है, रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन लिपि 3 हैं। पहला है सिंधु घाटी, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, इसके प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, आप देख लेंगे इसको, तो रीडिंग मार लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। ना 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 ना